दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ ऐसा है जो आपके 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जो है हमारा कह रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण जो है उसके फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा R = 2F। एक फार्मूला होता है F = R/2। ठीक है, तो ये भी फार्मूला, इसी को हम अगर घुमाएंगे तो R = F में 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 2F हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। दूसरा प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, 3 नंबर कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो 1D होती है, 1D। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि कम से कम दूरी क्या होती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस दृष्टि के दोष के लिए अवतल लेंस? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वो हम निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आंसर दे देंगे अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है उसका बराबर जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो निम्नलिखित में से जो पद होता है वो, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा IR², ऑप्शन बी यानी कि सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, 1 कूलाम तुल्य होता है। तो 1 कूलाम जो तुल्य होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा जो होता है किस चीज़ का मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर है, 1 विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 विद्युत यूनिट बराबर जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, ये तीनों है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस जो होता है वो बायोगैस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का उत्पाद होता है। तो बायोगैस का उत्पाद, वही प्रश्न है, उसी को घुमा दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा गोबर से। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है?
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। NO2 और O2 दोनों मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सही है। तो 17 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सही है यही देखना है हमको। तो ध्यान से यहाँ पे देखना होगा और देखेंगे कि कौन जो है सही सूत्र है, गलत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 10H2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित जब किया जाता है तो उसको हम हमेशा गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर का निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। जो गंध से हम नहीं जान सकते हैं उसके बारे में, तो ये कौन सा है यही हमको पता लगाना है। तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद से हम कभी पता नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर है। निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल का नाम हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिक लवण। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है, सबसे ज़्यादा हार्ड लवण कौन है, जो NaCl है। इसका ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा H3PO4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग से परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। तो विलयन का pH मान नीले से जब लाल होता है तो pH मान जो होता है उसका 7 से कभी भी कम होता है, यानी कि वो क्षारीय होता है, ठीक है, सॉरी अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर है हमारा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 7 सहसंयोजक बंध हैं। इसको बनाइएगा तो उसमें मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न का है सबसे कठोरतम तत्व क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट और बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय तत्व इसमें से हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में जो सहसंयोजक बंधन होते हैं वो 4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1:3 और यही सही होगा, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है 3:1 दिया हो, लेकिन हमको नहीं लगता ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो होता है वो मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन चीनी का पाचक होता है और चीनी नहीं पचता है, इसीलिए मधुमेह आदमी को होता है। चीनी यानी कि शुगर। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो एक भौतिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक हार्मोन है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिनेप्टिक दरार यानी सिनेप्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है यहाँ पे कह रहा है। तो अंडाशय है मादा का, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर जो प्रश्न कह रहा है हमारा, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परागकण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने लिखा था। चलिए 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जल में जो रहता है, तो सबसे पहले जो होगा वो घास, बकरी, शेर। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये स्थल पे है। शैवाल, जलीय कीट और मछली। तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शैवाल जो है जल में, जलीय कीट खा जाते हैं शैवाल को और उसको मछली खा जाती है। ठीक है, और घास को तो मछली खाएगी नहीं और घास को जलीय कीट नहीं खा सकते हैं क्योंकि जल में घास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर जो प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता यानी कि जो हरे पौधों से अपना खाना प्राप्त करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। और हाईलाइटेड क्वेश्चन इसके बाद आएगा, हाईलाइटेड जो है वो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।